दोस्तों, मैं हूं अनुज मुदगल और स्वागत है आपका स्टडी विद फील में। इसी बीच क्या होता है, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट जो कि इटली का नर्दर्न हिस्सा है, उसके बीच एक युद्ध छिड़ जाता है 1859 में। याद रखना 1859 में नर्दर्न इटालियन वॉर होती है, जिसमें फ्रांस देता है अपना पीडमाउंट का साउथ। पीडमाउंट पीडमाउंट क्या है? पीडमाउंट है और इटली का नर्दर्न हिस्सा। मैं आपको मैप से भी बता दूंगा अभी। तो इसमें फ्रांस और पीडमाउंट ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। ऑस्ट्रिया जो है वो दुख से बहुत ही ज़्यादा शोक में चला जाता है। इसीलिए ऑस्ट्रिया के जो राजा थे ना, फ्रांस जोसेफ, इन्होंने बोला कि हम जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, उसको हम अभी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक बहुत देर हो चुकी थी। जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, प्रूशिया के राजा, ये जो है ना, ये ये अभी तक मर चुके थे। मतलब ये अब दुनिया में नहीं रहे थे। और उनका जो भाई था ना, विलियम वन, इनका जो भाई है विलियम वन, उसने गद्दी संभाली। और विलियम वन बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट लीडर थे, रिफॉर्मिस्ट राजा थे। इन्होंने जर्मनी में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स मतलब नई चीज़ें लाए। ठीक है। तो ये हैं अभी अपने प्रूशिया के राजा। इनका नाम क्या है? विलियम वन या फिर केसियर विलियम वन। इनको याद रखना, बहुत ही रिवोल्यूशनरी फिगर हैं। तो विलियम वन ने क्या किया, ऑटो वन बिस्मार्क को अपनी मर्जी से पूरे के पूरे प्रूशिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। याद रखना, ये लोगों के द्वारा चुने नहीं गए थे, इनको विलियम वन ने सिर्फ अपॉइंट किया था। अब अब एक बात सुनिए मेरी, कि जो बिस्मार्क थे ना, वो कंजर्वेटिव किस्म के आदमी थे। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये रहते तो प्रूशिया में है। और आपको पता है कि प्रूशिया जो है वो मेनली लिबरल्स का है। लिबरल लोग वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये थे कंजर्वेटिव। तो समझ रहे हो अब आप, ये बिस्मार्क के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी, मतलब जर्मनी को एक करने में, कि खुद तो कंजर्वेटिव थे और रहना उनको लिबरल्स के बीच में पड़ रहा था। ये जो थे ना, ये जो बिस्मार्क हैं, ये निकोलो मैकियावेली की पॉलिसी से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने निकोलो निकोलो मैकियावेली, आपको पता होगा कि इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी अपन को एफिशिएंट मिलिट्री लीडरशिप की। मतलब निकोलो मैकियावेली मिलिट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है। तो बिस्मार्क प्रिंसिपल्स के बिल्कुल भी आदमी नहीं थे। वो बोलते थे कि आप अगर आइडियलिस्टिक हो, आइडियलिस्टिक मतलब सिर्फ आप अच्छे अच्छे विचार ला रहे हो ना अपने दिमाग में, कि ये हो जाएगा, वुमेन की एजुकेशन बढ़ जाएगी, अबॉर्शन के राइट्स आ जाएंगे, तो आप आइडियलिस्टिक हो रहे हो, इसका मतलब कि आप अनरियलिस्टिक हो, अनरियलिस्ट। तो देख रहे हो आपके बिस्मार्क जो है ना, वो वेस्टर्न यूरोपियन थिंकर्स जैसे कि सुक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल, इनके एकदम अपोजिट थे। ये बोलते थे कि पॉलिटिक्स जो होती है ना, वो एंथुसियाज्म या फिर दयालुता पे नहीं चलती। पॉलिटिक्स चलती है पावर पर। पॉलिटिक्स इज ओनली बेस्ड ऑन पावर। ये बोलते थे कि रियल पॉलिटिक की फिलोसफी को ये सपोर्ट करते थे। ये पॉलिटिक्स में कोई आइडियाज नहीं होते, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स सत्ता का खेल है। ये बोलते थे अपने ऑट्टो वन बिस्मार्क। ठीक है, थ्योरी डजंट वर्क। तो रियल पॉलिटिक का मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपको अपने बोर्ड्स में 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो 90 प्लस मार्क्स के लिए ये जो सुकराट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे लोग क्या कहेंगे कि सुबह सुबह 4 बजे उठो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के बाद अच्छा खाना खाओ, उसके बाद नहाओ, पूजा करो, बहुत चीज़ ज़्यादा आइडियलिस्टिक बातें करेंगे सुकराट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स। लेकिन बिस्मार्क क्या बोलेंगे? बिस्मार्क बोलेंगे उसी जगह कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बजे जगते हो। ठीक है, आप 9 बजे जगो, अच्छी तरह पढ़ो, जितने बजे मन कर रहा है खाना खाओ, जो मन कर रहा है करो, साम दाम दंड भेद। यानी कि सिर्फ आपको 90% ऊपर लाना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितने आदर्शवादी हो। ठीक है, आपको किन किन नियमों का पालन करना है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या गोल है? 90% लाऊंगा मैं, वो चाहे कैसे भी लाऊं, चाहे मैं 4 बजे जगूं या फिर दिन के 12 बजे जगूं। बिस्मार्क की बहुत ही फेमस स्पीच से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं, जिनको आप मेरे साथ पढ़िए। कि Germany doesn't look to Prussia's liberalism but to her power. Not by speeches and majorities will the great questions of the day be decided, but by iron and blood. मतलब लोहा और खून से जर्मनी को हम एक करेंगे, ना कि स्पीचेस देके, भाषण देके और पार्लियामेंट में मेजोरिटी हासिल करके। ये बोलते थे अपने बिस्मार्क। ठीक है, तो बिस्मार्क ने कौन से शब्द दिए हमको? आयरन एंड ब्लड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, आयरन एंड ब्लड। इसको थोड़ा याद रखिएगा, हाईलाइट कर लिए। बिस्मार्क के समक्ष बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब चैलेंजेस क्यों थे? क्योंकि जो बिस्मार्क थे ना, वो खुद तो कंजर्वेटिव थे, लेकिन रह रहे थे वो प्रूशिया में, जहाँ पर लिबरल आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी।
तो बिस्मार्क चाहते थे कि आर्मी के लिए आर्टिलरी खरीदें, आर्मी के लिए मशीन गन्स खरीदें, आर्मी में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहते थे बिस्मार्क। लेकिन आपको पता है कि उस समय यूरोप में सोशलिज्म की पॉलिसी बहुत चलती थी। सोशलिज्म मतलब समाजवाद क्या कहता है कि प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब एक क्षेत्र में ऐसा ना हो कि 5,000 लोगों के 5,000 जो लोग हैं वो तो 50 रुपए से कम कमा रहे हैं, और जो बाकी के 5 लोग हैं वो 1,000 रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे हम कहता था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी भी चीज़ का। क्या मान लीजिए 500 रुपये आए हैं तो 500 रुपये में से 350 एक बंदे को और 350 ही दूसरे बंदे को मिल जाए। ये कहता था अपना सोशलिज्म। वहाँ पर अमीर और गरीब की बात नहीं होती थी। ठीक है, अब देखिए, अगर प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आर्मी के लिए जो गन्स आएंगी, तोपें आएंगी, आर्टिलरी गन्स आएंगी ना, वो कहाँ से आएंगी? उसके लिए फंड की कमी पड़ जाएगी, है ना। तो बिस्मार्क ने क्या किया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ही बैन कर दिया। समझ लो आप, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन कर दिया। लेकिन आप एक पार्टी को तो बैन कर दोगे, बट जो विचारधारा है, सोशलिज्म की जो विचारधारा है, उसको बैन कैसे करोगे? तो सोशलिस्ट लोगों को खुश करने के लिए बिस्मार्क ने यूरोप में पहली बार सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स फर्स्ट टाइम यूरोप में चलाए ऑट्टो वॉन बिस्मार्क ने, जिसमें से आई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज पेंशन। तो ये जो थे वो सोशलिस्ट प्रोग्राम थे। इनके कारण क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट लोग थे ना, समाजवादी लोग थे, वो हो गए बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहाँ से आई? उस समय तो गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो आप याद रखिएगा कि ये जो समय है ना, मिड 19th सेंचुरी का, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय है। इस समय पर जो वर्कर्स थे वो फैक्ट्रियों में काम करते थे। फैक्ट्रियों में काम करते करते कोई वर्कर्स ऊंचाई से गिर भी जाता है, चोट भी आ जाती है, तो उसके लिए इन्होंने एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स भी लाए। ठीक है, अब सुनिए, ये खुद थे कंजर्वेटिव और इनको लिबरल्स को खुश करना था। लिबरल्स क्या चाहते थे? लिबरल्स जो थे वो थे प्रोटेस्टेंट, और प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि जो कैथोलिक चर्च है वो डिसबैंड हो जाए, कैथोलिक चर्च रहे ना। तो इन्होंने लिबरल्स को खुश करने के लिए कैथोलिक चर्चेस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही कैथोलिक चर्च पर बिस्मार्क ने कंट्रोल किया, वैसे ही अपने लिबरल्स खुश हो गए। तो समझ रहे हो आप, सोशलिस्ट लोग खुश हो चुके हैं अभी तक, और लिबरल्स भी खुश हो चुके हैं। तो बिस्मार्क और चर्च के बीच में जो स्ट्रगल चला ना, उसको अपन जर्मन भाषा में बोलते हैं कुल्तुरकांफ। माफ़ कीजिएगा, मुझे को जर्मन नहीं आती, लेकिन इसको बोलते हैं अपन कुल्तुरकांफ, कल्चर स्ट्रगल बिटवीन बिस्मार्क एंड चर्च। बिस्मार्क जो थे, आपको पता है कि आर्मी के लिए फंड्स चाहते थे, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो फुल सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, देश के कई हिस्सों में कोविड भयंकर रूप से फैला हुआ है। जहाँ तक संभव हो सके घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, और अगर आप घर से बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगाइए। अपने परिवार का, अपने मित्रों का ख्याल रखिए। एट द एंड अगर ज़रूरत पड़े तो आप www.covidresources.in पर जाके वेरीफाइड हेल्प का पता लगा सकते हैं। ख्याल रखिए।